बिहार प्रदेश का एक जिला पड़ता है दरभंगा। और दरभंगा की रहने वाली एक लड़की होती है आफरीन, जिसकी उम्र तकरीबन 16-17 साल के करीब होती है। वो अपनी भाभी को लेकर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती है उनका इलाज कराने के लिए। और इलाज कराने के लिए जब वो जाती है तो वहाँ पे उसके भाभी को भर्ती करना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है। जिसके बाद में वो तीमारदारी के तौर पे वो लड़की अपनी भाभी के साथ में रहती है। और उसी हॉस्पिटल में काम करने वाला एक लड़का होता है जो सफाई कर्मी का काम करता है, जिसका नाम रघुनंदन पासवान होता है। तो उसे उस लड़की से पहली ही नज़र में प्यार हो जाता है, और प्यार इस कदर होता है कि दोनों में मोबाइल नंबर का जो आदान प्रदान है वो हो जाता है, और उनसे एक दूसरे से बात भी होने लगती है। होता क्या है, जब वो अपनी भाभी को वहाँ पे इलाज कराने के लिए ले जाती है तो जो रघुनंदन नाम का ये एक लड़का होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 21-22 साल के करीब होती है, ये कई प्रकार से उस लड़की की मदद किया करता था। चाहे वो पानी को लेके हो, चाहे बाहर से मेडिसिन या खाने पीने की चीज़ें लाने की बात हो, तो ये कई प्रकार से उसकी मदद किया करता था। तो इस मदद को लेके उन दोनों में प्रेम हो जाता है, और प्रेम इस कदर बढ़ता है कि एक दिन 1870 किलोमीटर की दूरी पे उस लड़के की लाश मिलती है, और उस लाश के 7 टुकड़े कर दिए जाते हैं। और कई थानों में उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है, और पुलिस काफ़ी हाथ पैर मारती है, काफ़ी खोजबीन करती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। और जब पुलिस परेशान हो जाती है कि उसको कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा होता है, तो फिर परेशान होके पुलिस इस मैटर को और हाईलाइट करवाती है, और फिर इस कहानी की शुरुआत होती है। तो मित्रों नमस्कार, शास्त्रीय गर्ल, गुड इवनिंग, आदाब। मैं मुकेश मिश्रा। मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, और आप सभी लोगों को आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। मित्रों, आज जो मैं आपको ये सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना बिहार प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है दरभंगा। और दरभंगा में एक थाना पड़ता है मनीगाछी, और मनीगाछी के तहत ही एक गांव आता है कन्हौनी। तो कन्हौनी गांव में जितेंद्र पासवान नाम के एक व्यक्ति रहते हैं, और उनका एक लड़का है जिसकी उम्र तकरीबन 20-21 साल होती है, जिसका नाम रघुनंदन पासवान होता है। ये 31 अक्टूबर सन 2024 के रात तकरीबन 10:30 बजे की बात है कि जब हॉस्पिटल से अपने काम पर से वापस नहीं आता है, तो इसके माता पिता है, जाहिर सी बात है जब किसी की संतान वो टाइम से उसके घर नहीं पहुँचती तो परेशान होता है। तो जब तकरीबन 10:30 बजे के करीब भी इनका लड़का घर नहीं पहुँचता है, तो ये उसको फ़ोन करते हैं, और फ़ोन करने के बाद में वो बताता है कि मैं अपने एक जो बहुत हमारे करीबी मित्र हैं उनके घर पे हूँ, और तकरीबन आधा से 1 घंटे बाद में मैं आ जाऊँगा। उसके बाद में ये जो जितेंद्र पासवान होते हैं फिर लमसम वही 11 बजे के तकरीबन कॉल करते हैं, और फिर वहीं जवाब आता है इसके बच्चे का कि मैं आ जाऊँगा 1-1.5 घंटे में। और जब ये नहीं आता है तो उसकी बातों पे विश्वास करके ये सब लोग खाना खा पी के लेट रहते हैं, सो जाते हैं। और फिर सुबह होती है, और सुबह होने पे ये तकरीबन ये वाक़या है 1 नवंबर सन 2024 की सुबह लमसम 9:30 बजे के करीब ये फिर कॉल करते हैं। और कॉल करने के बाद में जब इनके कॉल का कोई उत्तर नहीं आता है और कॉल वो पिक नहीं होता है, तब ये परेशान होते हैं, और परेशान होकर के फिर ये लड़का जहाँ रहता है
वहाँ जाते हैं, क्योंकि अंतिम लोकेशन उस लड़के के बताए के अनुसार उसके मित्र के यहाँ की थी। तो फिर वो वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ का जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद में ये काफ़ी पुलिस से प्रार्थना करते हैं कि सर हमारे बच्चे को आप किसी तरह से ढूंढवा दीजिए, मिलवा दीजिए, हम लोगों का रो रो के बुरा हाल है। तो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में काफ़ी खोजबीन करती है और खोजबीन करने के बाद में पुलिस खाली हाथ वापस आ जाती है और उसको कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर इसी बीच क्या होता है, 11 नवंबर सन 2024 की ये बात है, तकरीबन 11 बजे दिन की बात है। ये महाराष्ट्र एक प्रदेश पड़ता है और महाराष्ट्र प्रदेश की जो राजधानी मुंबई है, मुंबई के का एक इलाका है गोराई, और गोराई के पास में सैफाली पड़ती है। सैफाली के पास में ही एक गांव पड़ता है बाबरपाड़ा। तो बाबरपाड़ा के जंगल में कुछ अजीब प्रकार की बदबू टाइप की, दुर्गंध टाइप की आ रही थी। तो जब वहाँ से गुजरने वाले जो लोग थे उनको एक अजीब प्रकार की दुर्गंध जब उनको आती है तो वहाँ पर एक प्रकार की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और भीड़ इकट्ठा होने पर वो सब इस चीज़ की जो सूचना है, पुलिस का जो कंट्रोल रूम होता है, नंबर होता है 112, उस पर कॉल करके ये सारी जो भी घटना है उससे अवगत कराते हैं। और अवगत कराने के बाद में जब पुलिस के आला अधिकारी और पुलिस की टीम आती है तो वहाँ पे देखती है कि 7 पॉलीथीन के टुकड़े होते हैं, 7 पॉलीथीन के बैग होते हैं। 7 बैगों में एक इंसान के कटे हुए शरीर के अंग होते हैं। तो किसी पॉलीथीन में सर हो गया, पैर हो गए, हाथ हो गया और उसकी भुजाएं हो गई। ऐसे 7 पॉलीथीनों में इंसान के कटे हुए शरीर के टुकड़े थे। तो जब पुलिस ये देखती है तो उसके हाथ पैर सन्न हो जाते हैं। और सन्न होने के बाद में तब तक पुलिस खोजबीन कर ही रही थी, फोरेंसिक टीम भी आ जाती है। तब तक ये जो रघुनंदन नाम का व्यक्ति होता है, ये भी पति पत्नी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और पहुँचने पे जब उनको उस कटे हुए इंसान के टुकड़े दिखाए जाते हैं तो वो पहचान नहीं पाते हैं। और वहीं पे एक खड़ा हुआ जो पुलिस का जवान होता है वो उनको बताता है कि कई दिनों से सोशल मीडिया पे ये तस्वीर वायरल हो रही है, आप देखिएगा, यही तो आपका लड़का नहीं है। और जब वो पुलिस का जवान उस सोशल मीडिया पे वायरल हुई फ़ोटो को दिखाता है तो जो रघुनंदन के माता पिता होते हैं जितेंद्र पासवान और जो उसकी माता होती है मीरा देवी, ये दोनों लोग देख के सन्न रह जाते हैं। एक्चुअली जब उस लड़की की फ़ोटो दिखाई जाती है तो उसका जो ये बायां हाथ होता है यहाँ पे आर ए लिखा होता है। आर से तो रघुनंदन हो गया, और जो ए नाम का ये शब्द लिखा है वो आदमी को सशंकित कर रहा था, फिर ये ए नाम किसका है। तो फिर यहाँ से ए नाम की वो कहानी शुरू होती है। होता क्या है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो ये आफरीन नाम की लड़की थी, इसका रघुनंदन से लव अफेयर चलता था। और जाहिर सी बात है वो हिंदू समाज से रघुनंदन पासवान आता था, और जो आफरीन लड़की है ये मुस्लिम समाज से थी। तो जब इनके परिवार, दोनों परिवारों के बारे में इस चीज़ की भनक लगती है तो जाहिर सी बात है दोनों परिवार के व्यक्ति नाराज़ होते हैं, और ख़ासकर उसमें जो लड़की पक्ष होती है उसके परिवार के लोग काफ़ी नाराज़ होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को नज़र में रखते हुए जो ये जितेंद्र पासवान होते हैं अपने बच्चे को, जो रघुनंदन पासवान होता है, इसको पुणे भेज देते हैं किसी कंपनी में काम करने के लिए, जहाँ पे वो एसी की जो एक कंपनी होती है उसमें काम करता है और सक्सेसफुल अपना काम कर रहा था। उसी दरमियान मुंबई में ही ये जो आफरीन लड़की है इसका भाई जो था सत्तार, ये सत्तार भी वहीं मुंबई में रह रहा था और उस जगह का नाम था भीरा भयांदर।
मीरा भयांदर एक जगह है, वहाँ पे इसका भाई जो सत्तार है वो पहले से रह रहा था, वहाँ पे बकरी का मीट का कारोबार करता था, अपनी दुकान चलाता था। तो उसने भी सोचा कि इन दोनों लोगों के आपस में कभी बात ना हो और कोई मैटर आगे ना बढ़े, इसलिए उसने अपनी बहन को भी वहीं बुला लिया था। लेकिन होता क्या है मित्रों, ये 31 अक्टूबर सन 2024 तकरीबन शाम के 7:30 बजे ये जो जितिन पासवान होता है ये आफरीन को कॉल करता है। और कॉल करने के बाद में पहले तो इनकी बात होती है, और बात होने के बाद में तकरीबन आधा घंटे के बाद में फिर जो आफरीन होती है इसका नंबर स्विच ऑफ जाने लगता है। और स्विच ऑफ जाने के बाद में ये जो रघुनंदन होता है फिर से इसको फ़ोन करने का कई बार प्रयास करता है, लेकिन जब इसका फ़ोन नहीं लगता है तो जितेंद्र के पास में आफरीन ने एक दिन अपने भाई सत्तार का भी नंबर दे रखा था उसको। तो ये फिर परेशान होकर, जब इससे आफरीन से बात नहीं होती है तो फिर ये परेशान होकर ये जो रघुनंदन पासवान होता है ये उसके भाई सत्तार को फ़ोन करता है, और सत्तार फ़ोन उठा लेता है, काफ़ी प्यार से बात करता है और उससे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, भले हम दोनों लोग दूसरे धर्म से बिलोंग करते हों, दूसरे धर्म से आते हैं, दूसरे मजहब से आते हों, लेकिन आप लोगों का अगर प्यार सच्चा है तो हम जाहिर सी बात है हम आप लोगों की शादी कर देंगे। और इतना कहने के बाद वो आफरीन को फ़ोन दे देता है, और आफरीन काफ़ी देर तक उससे बात करती रहती है। और बात करने के बाद में ये इशारे से सत्तार कहता है कि इसको घर पे बुलाओ। और जब वो आफरीन इसको घर पे बुलाने के लिए कहती है तो ये उसके सत्तार के घर पे रात के तकरीबन ये 10 साढ़े 10 बजे पहुंचता है। और पहुंचने के बाद में दोनों ये आफरीन और सत्तार और ये जितेंद्र ये जो रघुनंदन पासवान होता है तीनों बैठ के नाश्ता पानी करते हैं। नाश्ता पानी करने के बाद में खाने का अपना जो भी प्रोग्राम होता है वो अपना स्टार्ट करते हैं, और फिर दोनों दारू पीना शुरू करते हैं। तो दारू पीने के बाद में होता क्या है, ये रघुनंदन जब दारू पीता है तो इसको काफ़ी नशा टाइप का हो जाता है। तो जब इसको नशा होने लगता है तो ये दारू पीना बंद कर देता है और वहीं पे बेसुध होकर गिर जाता है और सोने लगता है। तो तब तक ये जो सत्तार है ये बैठे बैठे वहीं पे दारू पीता रहता है। और दारू पीने के बाद में जब इसको पूर्ण रूप से ये दारू का नशा हो जाता है, फिर ये अपने आप में इसके एक अंदर झल्लाहट टाइप की पैदा होती है और इसको बहुत क्रोध आता है। और फिर इसने ये कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे घर पे आने की और हमारे बहन से बात करने की। और इतने में ही ये जो बकरी का काटने वाला जो औजार होता है वो वहाँ रखा होता है, वो औजार लेके सबसे पहले तो रघुनंदन का ये गला रेतता है। और गला रेतने के बाद में ये उसके शरीर के 7 टुकड़े करता है, और 7 टुकड़े करने के बाद में इसके घर पे पेंट के डब्बे रखे होते हैं। तो उन 7 डब्बों में वे पॉलीथीन में उस कटे हुए बॉडी के 7 जो टुकड़े होते हैं उनको रखता है। और एक ऑटो वाले से बात करता है, ऑटो वाले का जो भी किराया होता है वो फाइनल करने के बाद में ये तकरीबन 7 बजे सुबह, ये 1 नवंबर सन 2024 की सुबह लमसम 7 बजे की बात है, ये ऑटो पे रख के और वो जो बाबर पाड़ा का जंगल है वहाँ पे जाके जंगल में फेंक देता है। और ये फिर अपने घर वापस चला आता है। और इसकी ये मानसिक एक सोच होती है कि हमने जो भी अपराध किया है हम उसमें पकड़े नहीं जाएंगे। और जाहिर सी बात है कोई भी अपराधी चाहे जितना नायाब तरीका क्यों ना ढूंढ ले अपराध करने का, और कोई ना कोई वो एक सुराग उससे रह ही जाता है जिससे कातिल तक पहुंचने में पुलिस को टाइम नहीं लगता है। फिर उसके बाद में ये 1 नवंबर सन 2024 को पुलिस इस सत्तार नाम के जो लड़का होता है इसको मीरा भयांदर जो मुंबई में जगह पड़ती है वहाँ से गिरफ्तार करती है। और करने के बाद में पहले तो इससे साधारण तौर पे पुलिस पूछताछ करती है और उसके बाद में पुलिस को गुमराह करता है। लेकिन पुलिस जब सख्ती के साथ में इसके साथ में पेश आती है और गहराई के साथ में पूछताछ करती है फिर ये टूट जाता है।
और टूटने के बाद में बताता है कि 31 अक्टूबर सन 2024 की शाम तकरीबन 10:30 बजे हमने ही आफरीन को फ़ोन दिया और फ़ोन करके इसको रघुनंदन को अपने घर पे बुलाया। और घर पे बुलाने के बाद में हमने इसको काफ़ी मात्रा में दारू पिलाई और दारू पिलाने के बाद में जब ये बदहवास होट टाइप का हो गया और ये उसी मेज़ पे बैठ के गिर जाता है और ये सोने लगता है और इतने में हमको मौका मिल जाता है। तो उसके बाद में जो हमारा बकरा काटने का ही औजार होता है उससे मैं पहले इसका गला रेतता हूँ और गला रेतने के बाद में इसके शरीर के 7 टुकड़े करने के बाद में जो बाबरपाड़ा का जंगल है उसमें एक ऑटो करके छोड़ आते हैं। और ये सारा जो भी अपराध ये करता है इसलिए ये पुलिस के सामने कबूल करता है और इस अपराध को कबूल करने के बाद में जो ऑटो वाला राम निवास करके व्यक्ति होता है उसको भी पुलिस अरेस्ट करती है। और अरेस्ट करने के बाद में इनको कोर्ट के सामने हाजिर करती है और कोर्ट के सामने हाजिर करने के बाद में इनको जेल भेज दिया जाता है। और मित्रों एक बात मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, बेसिकली कई आप कहानियाँ सुनते होंगे, कई कहानियाँ अभी आपके नज़रों के सामने कई सालों में आई होंगी। तो ऐसा हिंदू समाज में क्यों नहीं होता है? हिंदू समाज में इतनी बेरहमी से अगर जो किसी का मर्डर भी किया गया हो तो इतनी बेरहमी से ये चीज़ें क्यों नहीं होती? ये मुस्लिम समाज में ही ऐसा क्यों होता है कि किसी भाई या किसी बहन को इतना तड़पा के इतना बेरहमी से कत्ल किया जाता है? तो एक सोचने वाली बात है, जाहिर सी बात है। अगर जो आपकी बहन आपके पास में आ गई थी तो इतनी मैटर को आगे बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन अपनी अपनी मानसिकता है, अपना अपना नज़रिया है। खैर उनके जो माँ बाप हैं जितेंद्र पासवान और उनकी जो माता है मीरा देवी, उनका रो रो के बुरा हाल है। उनकी अकेली संतान थी, अकेला उनका चिराग घर का था जो बुझ गया। और मित्रों ये सब कहानी सुनाने का आपको मेन रीज़न मेरा ये था कि कभी भी ऐसी अनलीगल चीज़ों के बारे में नहीं आदमी को पढ़ना चाहिए जिसका परिणाम इतना भयावह होता है। एक प्रेम जैसी छोटी बात के चक्कर में पड़ के एक 20-22 साल का जो लड़का होता है अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। और हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग मानसिकता होती है। मेरा जहाँ व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी नवयुवक लड़के को, किसी भी समझदार व्यक्ति को इन सभी मैटरों में नहीं पढ़ना चाहिए। और आप सभी लोगों को सजग रहने की जानकारी मिले, आप होशियार रहें, आप सजग रहें, आप दूरदर्शी बने। तो इस कहानी का यही उद्देश्य था आप सभी लोगों को सुनाने का। और अंत में आप सब लोगों के स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत बहुत कामना, ढेर सारा प्यार। और इस मित्रों ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इससे ज़्यादा कहीं यूनिक दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।